वैसे तो चुनाव 5 राज्यों में थे विधानसभा के, पर सबसे ज़्यादा अगर किसी चुनाव की चर्चा है तो बंगाल चुनाव की है। और वो चर्चा का कारण ये है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या टीएमसी, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और कोई भी इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है। जनरली ऐसा होता है कि जब चुनाव एकदम पास आ जाते हैं तो क्लियर इंडिकेशन दिखने लगता है कि किसकी तरफ माहौल जा रहा है। और क्योंकि तृणमूल कांग्रेस इंकम्बेंट गवर्नमेंट चला रही है तो उनकी तरफ ज़्यादा ताकत है और सबको यही दिखता है कि तृणमूल कांग्रेस ही सरकार बना रही है। पर जिस तरह की मेहनत बीजेपी ने करी है उसमें एक बात ज़रूर है कि उन्होंने इस बार डिफरेंट चुनाव लड़ा है। पर सब तो बोल रहे हैं कि लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, लड़ाई हो रही है, पर लड़ाई हो कहाँ रही है, किन सीटों पर असली लड़ाई है? आपको कोई ये नहीं बताएगा कि कहाँ असली लड़ाई हो रही है बंगाल में और क्या सीटें हैं जो ज़्यादा मायने रखती हैं। वैसे तो 294 सीटें हैं और बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। तो कौन सी ऐसी सीटें होंगी जहां पर असली लड़ाई हो रही है? तो अगर आप इस वीडियो में अंत तक रहते हैं तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि बंगाल की असली लड़ाई क्या है, कौन उस लड़ाई में आगे चल रहा है और किसकी कितनी तैयारी है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन 57 सीटों की जहां असली लड़ाई हो रही है। तो ये 57 सीटें कौन सी हैं? ये 57 सीटें वही सीटें हैं जहां पर मार्जिन करीब 3000 के अराउंड था पिछले विधानसभा चुनाव में, और यहां ही असली लड़ाई हो रही है। अब इन 57 सीटों में 41 सीटें टीएमसी ने जीती थी, 16 सीटें जीती थी बीजेपी ने। तो ऐसा भी नहीं है कि यहाँ टीएमसी के लिए कोई दिक्कत है, पर टीएमसी को पता है क्योंकि एसआईआर की भी प्रक्रिया हो चुकी है और उसमें बहुत सारे नाम कटे हैं, तो लो मार्जिन का हिसाब किताब इन्हीं सीटों पर बनेगा। तो इसीलिए टीएमसी की बड़ी चिंता है कि इन 57 सीटों पर क्या होगा, क्योंकि अगर मार्जिन कम हो सकते हैं तो सीट फ्लिप भी हो सकती है और बीजेपी भी इसी की उम्मीद लगा रही है। पर इसमें कौन मेहनत कर रहा है? तो टीएमसी ने क्या किया है, सबसे पहले इन 57 सीटों को टारगेट करने के लिए अभिषेक बनर्जी को आगे कर दिया है। अब अभिषेक बनर्जी जनरल सेक्रेटरी है पार्टी के और जो पूरा वॉर रूम है टीएमसी का उसके एक तरह से हेड है, और वही डिसाइड करते हैं कि क्या कैंपेन के टारगेट होने चाहिए। तो जैसे कि इन 57 सीटों पर किन बूथों पर टीएमसी मजबूत है, किन पे मजबूत नहीं है, क्या वोटर का सेंटिमेंट है, कितनी उनकी लाभकारी योजनाओं का लाभ हो रहा है, कितनी महिलाएं लक्ष्मी भंडार योजना का लाभ ले रही हैं, किनको लाभ नहीं मिला है, ये सारा डेटा बूथ वाइज उनके पास अवेलेबल है। तो जब इतना लेवल पे आपके पास जानकारी है तो आपके पास इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी होते हैं कि जहां आप कमज़ोर हैं वहां कैसे आपको एड्रेस करना है और जहां आप मजबूत हैं उसको कैसे बढ़ाया जाए। इसकी पूरी जिम्मेदारी इस समय अभिषेक बनर्जी के पास है। तो और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तृणमूल कांग्रेस है, उसके पीछे आईपैक का एक बड़ा डेटा ड्रिवन एक सिस्टम है जो कि इन सब चीज़ों को बहुत माइन्यूटली चेक करता है। तो कुछ भी इस सिस्टम से मिस हो ऐसा लगता नहीं है। और अगर बूथ लेवल की भी आप बात करेंगे तो बीजेपी से कहीं बेहतर टीएमसी का बूथ लेवल मैनेजमेंट है, क्योंकि उनके पास एक लंबा चौड़ा सिस्टम है जो कि 15 सालों में बिल्ड हुआ है। तो आप जब लड़ाई फ्रेश लड़ते हैं और जब आपके पास एक सत्ता का साथ होता है किसी राज्य में, तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और बंगाल में हमेशा ये रहा है कि जब कोई पार्टी सत्ता में होती है तो लंबे समय के लिए होती है। लेफ्ट के 37 साल के शासन को आप देख सकते हैं, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस भी 15 साल से सत्ता में है। तो अगर बीजेपी को आना है तो ये ऐसा चुनाव है जो बीजेपी के लिए भी करो या मरो जैसा है। अगर इन चुनाव में भी बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो शायद उनके लिए सत्ता की राह शायद और लंबे समय के लिए दूर हो जाएगी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अगर इस बार बीजेपी नहीं जीती तो अगले चुनाव में जीत जाएगी, ऐसी तैयारी वो कर लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है। 2021 में बीजेपी ने कुछ गलतियां करी थी, उनको अगर आप रिपीट करते तो दिक्कत होती। ऐसा उन्होंने किया नहीं, उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और उसको इंप्लीमेंट किया है जिससे कि कोई भी ऐसी कमी ना रहे जिसकी वजह से तृणमूल कांग्रेस को एक मौका मिल जाए। और इसीलिए उन्होंने टारगेटेड सीटें रखी हैं कि इन 57 सीटों में कैसे उनको टारगेट करना है। क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने 77 सीट जीती थी, तो इस बार उनको कुल 71 सीट ही चाहिए 148 सीट तक पहुंचने के लिए और बहुमत हासिल करने के लिए। तो जो 71 सीटों का रास्ता है वो इन्हीं 57 सीटों से जाता है, क्योंकि आप जहां बड़े मार्जिन से हार रहे हैं, जैसे आप कोलकाता रीजन की बात कर लीजिए, किसी भी सीट पर 20,000 से कम मार्जिन ही नहीं है, तो वहां आप कितना भी कवर कर लेंगे आप सीट हराने के स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर जहां मार्जिन 3,000 था, तो अगर आप एवरेज मार्जिन देखेंगे इन 57 सीटों पर तो 1800 है। तो 1800 तो वो ऐसा मार्जिन है कि किसी भी बड़ी सोसाइटी में कुछ फ्लिप हो जाए तो वहां मार्जिन चेंज हो सकता है, कहीं एक सेंटिमेंट की चूक हो जाए वहां मार्जिन फ्लिप हो सकता है, या किसी में नाराजगी हो जाए वहां मार्जिन फिक्स हो सकता है, या किसी बूथ पर कुछ
आपके खिलाफ हो गया तो वहां मार्जिन फिक्स हो सकता है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जहां पर बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि बीजेपी टारगेट किसको कर रही है। तो अब बीजेपी पहुंचेगी कैसे इसमें? तो बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा रास्ता ये है, तो अगर बीजेपी उन 41 सीटों में टीएमसी को 31 सीटों पर फ्लिप कर दे और अपनी पुरानी सीटें रिटेन कर ले तो 47 सीटों तक वो पहुंच जाएंगे। तो जो 57 का जो टोटल सीटों का आंकड़ा है फ्लिप सीटों का, उसमें अगर 47 बीजेपी जीत लेती है तो ये बहुत बड़ा गेम है। तो और बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है वो 294 सीटों के लिए वो लड़ भी नहीं रहे हैं, ना उनको 200 तक पहुंचना है। उनका एकदम टारगेटेड है, जैसे उन्होंने उड़ीसा का इलेक्शन लड़ा था कि एकदम टारगेटेड, क्योंकि वहां पर लड़ाई एकदम बराबर की थी। जब क्षेत्रीय दलों से लड़ाई होती है तो बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर दिखती है, पर जो उड़ीसा की लड़ाई है उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को उम्मीद दी है कि वो क्षेत्रीय दलों से भी लड़ सकते हैं। आप अभी बिहार का रिजल्ट देख ही रहे थे, बिहार के रिजल्ट में बीजेपी को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। अब बिहार में उनके मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं, तो उन सब चीजों का एक बड़ा प्रभाव बीजेपी के लिए यहाँ पे काम करेगा। तो इसीलिए बीजेपी इस बार सत्ता में आने के लिए लड़ रही है। तो सत्ता में आने के लिए आपको सीट टारगेट करनी पड़ती हैं। तो जो 148 का आंकड़ा है उसके लिए बीजेपी ने कुछ सीटें अच्छी तरह से टारगेट करी है जहां पे मार्जिन कम है, जहां पे वो हरा सकते हैं। पिछली बार कैंडिडेट सिलेक्शन भी बीजेपी का ऐसा नहीं था, टीएमसी जितने लोग आए उन्होंने भर लिया और उनको अपना कैंडिडेट बना दिया। तो जो उनके खिलाफ नाराजगी थी उसका उनको नुकसान हो गया, और जो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो भी नाराज हो गए। तो बीजेपी के लिए कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ काम नहीं किया। तो इस बार बीजेपी ने बड़ा अच्छे से इसको टारगेट किया है। जो आप कैंडिडेट भी देखेंगे बीजेपी के, तो वो अलग अलग प्रोफेशनल्स को उन्होंने टिकट दिए हैं, इंटेलेक्चुअल्स को उन्होंने टिकट दिए हैं। तो इस बार लड़ाई उन्होंने बना रखी है इस तरह की कि उनको टीएमसी से डायरेक्ट लड़ना है और 200 प्लस सीटों पर नहीं लड़ना है, उनको लड़ना है सिर्फ 148 जीतने के लिए। और इसके लिए ये सारी फ्लिप सीटें बहुत मायने रखती हैं। और अब रही बात तृणमूल कांग्रेस की चिंताएं क्या हैं। चिंताएं ये हैं कि वो भी जानते हैं कि एसआईआर के बाद मार्जिन कम हुआ है, और अगर मार्जिन कम होगा तो उनको नुकसान हुआ है, क्योंकि एसआईआर से कई ऐसे वोट कटे हैं जो कि तृणमूल कांग्रेस के वोट हो सकते हैं। और बीजेपी भी यही मान के चल रही है कि जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया है उसमें सबसे बड़ा फायदा इनको यही होगा कि तृणमूल कांग्रेस के वोट कटेंगे और बीजेपी के वोट स्थिर रहेंगे लगभग। तो उससे सीट वाइज उनको बड़ा फायदा होगा। और तृणमूल कांग्रेस के लिए चिंता का विषय जरूर है, और इसीलिए वो बार बार चुनाव आयोग भी जा रहे हैं। चुनाव आयोग से उनकी तीखी बहस हो रही है। उनके नेता जब चुनाव आयोग जाते हैं तो उनके साथ एक बड़ी बहस जैसी चीज बाहर आती है जो कि किसी और राज्य में आपको नहीं दिखाई देगा। एसआईआर बिहार में भी हुआ था, पर बंगाल में एसआईआर डिफरेंट हुआ है, और उसका बहुत बड़ा खामियाजा टीएमसी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि करीब 91 लाख वोट कट चुके हैं और वो करीब 11-12% होता है टोटल वोट्स का। तो उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा, और ये इंपैक्ट टीएमसी जानती है। तो ये एक बड़ा कारण है टीएमसी के परेशान होने का। दूसरा कारण यह है कि कई सीटों पर कांग्रेस ने ऐसे कैंडिडेट दिए हैं जो कि टीएमसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं और वहां कांग्रेस के जो टिकट से जो कैंडिडेट होंगे वो उनको नुकसान पहुंचाएंगे। और कई जगह लेफ्ट ने इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ जो कॉम्बिनेशन बनाया है उसमें भी कई सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है। और मुस्लिम वोटों का बिखराव टीएमसी बर्दाश्त नहीं कर सकती है, और ये बहुत बड़ा कारण है कि इस बार उनको बहुत चिंता सता रही है। पर टीएमसी के पास एक मजबूत काडर है और एक पूरा 15 साल का एक जाल जैसा बिछा रखा है उन्होंने, और वो अपने आप को मजबूती से खड़ा कर रहे हैं। अब रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी को क्या लगता है कि वो कैसे टारगेट करेंगे इन सीटों को। इसमें एक बहुत बड़ा अगर नंबर आप देखेंगे तो SC/ST वोटर्स का है। तो बंगाल में SC/ST वोटर्स की संख्या करीब 30% है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये 19 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ थे, 24 में बहुत सारा नंबर छिटक गया, और टीएमसी ने भी बहुत सारा टारगेट किया है इन वोटों को अपनी तरफ करने के लिए। तो यहाँ पर जो ज़्यादा अच्छा गेन करेगा उसके लिए एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा और वो चुनाव में आगे जाएगा। तो टीएमसी के पास SC/ST का जो एक काउंटर है वो एक बड़ा नंबर है, मुसलमानों का एक काउंटर है वो बहुत बड़ा नंबर है, और जो लक्ष्मी भंडार योजना जो महिलाओं के लिए उन्होंने निकाली है उसका बहुत बड़ा नंबर है। तो ये तीनों अगर कॉम्बिनेशन मिलते हैं तो तृणमूल कांग्रेस को बहुत फायदा होता है। और ममता बनर्जी की भले पर्सनल पॉपुलैरिटी जो बंगाल में घटनाएं हुई हैं उससे कम हुई है, पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो लाभार्थी वर्ग इतना बड़ा है बंगाल में कि उनको फायदा हो सकता है, और उन्होंने युवाओं के लिए भी स्कीम निकाली है। तो ये सब चीजें तृणमूल कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऊपर उठाएगी, और इसी की उम्मीद में तृणमूल कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। अब बीजेपी के लिए एक कारण यह भी है कि बीजेपी चुनाव तभी जीत सकती है कि जब उसके वोटर्स बाहर आए, क्योंकि जिस तरह का डर बंगाल में है वहां वोटर्स के बाहर आने का
और तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वोट डालने का जो एक पूरा एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट है वो बहुत बड़ा है, वो इतना आसानी से नहीं जाने वाला है। तो उसके लिए बीजेपी एक ही काम कर सकती है कि उनको ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि हम चुनाव जीतने जा रहे हैं, एक परसेप्शन खड़ा करना पड़ेगा और परसेप्शन की लड़ाई में कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस से आगे जाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाए और अपने वोटर्स को बाहर निकाल पाए तभी आप चुनाव जीत सकते हैं, नहीं तो बंगाल में चुनाव जीतना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल वाली बात है। क्योंकि अगर किसी को लगता है कि हमारे वोट खराब जाएंगे या हमारे वोट से सत्ता परिवर्तन नहीं होने वाला है, तो आपका कितना बड़ा भी कोर समर्थक हो वो बाहर नहीं आएगा। लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि जिस तरह से लोग एकदम से मान के बैठ गए कि बीजेपी जीत ही जाएगी और बीजेपी के लिए वोट नहीं हुआ, तो 240 सीटों पर आ गई बीजेपी। तो कहीं ना कहीं वोटर्स को निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए एक परसेप्शन जिसमें कि आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जीते नहीं जीते वो तो बात की बात है, पर जब तक चुनाव नहीं हो जाते हैं आपको जीतते हुए दिखना पड़ेगा। उसके लिए लोकल लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना लोकल लीडरशिप लोगों के साथ खड़ी होगी और वो अपने आप को आगे रखेगी कि अगर किसी तरह का हमला होता है, किसी तरह का विरोध होता है, तो वो विरोध झेलने के लिए तैयार हैं, वो लाठी खाने को तैयार हैं। आप एज अ वोटर परेशान नहीं होंगे। यही मैसेज बीजेपी दे रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री बार बार ये बोल चुके हैं, गृह मंत्री बार बार बोल चुके हैं और जितने भी नेता बीजेपी के बाहर से जा रहे हैं वो यही मैसेज दे रहे हैं। उसके पीछे कारण साफ है, क्योंकि पिछले चुनाव में हार का एक बड़ा कारण ये था कि बीजेपी के वोटर्स उतने नंबर्स में नहीं निकले या वो निकल नहीं पाए डर के मारे। और जब पोस्ट वायलेंस जो हिंसा हुई उसका बहुत बड़ा डर बीजेपी के वोटर्स में था और इस वजह से भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आया है। तो इस बार जिस तरह से चुनाव आयोग की तैयारी है, बीजेपी की पूरी तैयारी है, तो उनको उम्मीद यही है कि इस बार उनके वोटर्स बिना डरे बाहर आएंगे और एक बार अगर वोटर्स बाहर आ गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वो वोट डालकर ही जाएंगे और उसमें बीजेपी को एज होगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शहरों में तो शायद आप डर निकाल दो, पर गांव में, क्योंकि गांव का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, अगर वो डर नहीं निकला तो बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी, ये भी बात क्लियर है। तो बीजेपी को जो बचे हुए दिन है उसमें इस बात को बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि अपने वोटर्स को कैसे कन्विंस किया जाए। और तृणमूल कांग्रेस के लिए जो चिंताएं हैं वो यही हैं कि जो एसआईआर से जो गैप बना है उसको कैसे ओवरकम किया जाए और जो फ्लिप सीटें हैं उनका ध्यान दिया जाए। अगर फ्लिप सीटों में टीएमसी ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ कर लिए तो टीएमसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और टीएमसी आसानी से चुनाव निकाल ले जाएगी। पर बंगाल का चुनाव इन्हीं सब कारणों से थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है प्रिडिक्ट करना, और इसीलिए बहुत सारे लोग कांटे की लड़ाई बता रहे हैं, पर और सब ये बोल रहे हैं कि टीएमसी जीत जाएगी। पर अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो लड़ाई कांटे की है और अभी अंत तक ये कुछ कह पाना इतना आसान नहीं होगा। पर अभी टीएमसी को एज है, इसमें कोई दो राय नहीं है और वही आगे चल रहे हैं, पर बीजेपी भी लड़ाई में बनी हुई है। तो आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप इसको कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।